हमारे चारों तरफ की दुनिया एलिमेंट्स यानी तत्वों से बनी है। पर क्या कभी सोचा है कि सोना इतना क्यों चमकता है जबकि ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं वो दिखाई तक नहीं देती? इसका राज केमिस्ट्री के एक बहुत ही बुनियादी बंटवारे में छिपा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का फर्क। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया के राज खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एलिमेंट्स की दुनिया को समझेंगे, फिर उनके बीच के उस बड़े बंटवारे को जानेंगे। इसके बाद हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की पहचान को गहराई से देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये छोटा सा क्लासिफिकेशन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं तत्वों की दुनिया से। ये यूनिवर्स के वो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हर वो चीज़ बनी है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट आखिर है क्या? सोचिए, ये एक ऐसा कमरा है जो सिर्फ एक ही तरह की ईंट से बना है। जैसे लोहा यानी Fe एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ लोहे के एटम से बना है। ऑक्सीजन यानी O सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से। ये कुदरत का सबसे शुद्ध, सबसे सरल रूप है। लेकिन इतने सारे एलिमेंट्स हैं और सब एक दूसरे से कितने अलग हैं। कोई चमकदार और सख्त है तो कोई बिल्कुल फीका और नाजुक। तो सवाल ये है कि इस पूरी भीड़ में हम चीज़ों को समझे तो समझे कैसे? अच्छी बात यह है कि केमिस्ट के पास एक तरीका है जो इस सबको बहुत आसान बना देता है। और यहीं पर आता है वो ग्रेट डिवाइड। ये एक ऐसी लकीर है जो लगभग सभी एलिमेंट्स को दो अलग अलग टीमों में बांट देती है और ये बंटवारा उनके सबसे बुनियादी बर्ताव पर आधारित है। और इसका राज इतना सिंपल है कि यकीन नहीं होगा। ये पूरा क्लासिफिकेशन बस एक चीज पर टिका है कि कोई एलिमेंट अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करना पसंद करता है। मेटल्स यानी धातुएं वो हैं जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देती हैं, और नॉन मेटल्स वो या तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं या फिर शेयर करना। बस फर्क सिर्फ इतना ही है। यही वो बुनियादी डांस है जो बाकी सब कुछ तय करता है। चलिए पहले ग्रुप को जरा करीब से देखते हैं, मेटल्स। इन्हें हम एटम्स की दुनिया के दरियादिल डोनर भी कह सकते हैं, जो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, साइंस की भाषा में जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज है उसे खो देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को कैटायन कहते हैं। याद रखिए, देना आपको पॉजिटिव बनाता है। और हम इन इलेक्ट्रॉन डोनर्स से हर तरफ से घिरे हुए हैं। हमारी गाड़ियों में लगा लोहा, बिजली के तारों में दौड़ता तांबा और सोडा कैन में इस्तेमाल होने वाला एल्यूमिनियम, ये सभी क्लासिक मेटल्स हैं। पर सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रॉन देते ही क्यों हैं? असल में ये सब स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का खेल है। मान लीजिए कि एटम के अंदर एनर्जी के लेवल या शेल होते हैं। मेटल्स के सबसे बाहरी शेल में बस कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आमतौर पर 1, 2 या 3। तो इनके लिए एक पूरा भरा हुआ स्टेबल शेल पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इन गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाए। सोडियम को ही ले लीजिए। इसके सबसे बाहरी शेल में एक अकेला बेचारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये उस एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाने के लिए बेताब है। जैसे ही ये उसे छोड़ता है, ये एक पॉजिटिव सोडियम आयन यानी Na+ बन जाता है, जिसके पास एक स्टेबल पूरा भरा हुआ बाहरी शेल होता है। मतलब ये अब ज्यादा खुश और ज्यादा स्टेबल है। तो चलिए अब इस बंटवारे की दूसरी तरफ चलते हैं और मिलते हैं नॉन मेटल्स से। अगर मेटल्स डोनर हैं तो नॉन मेटल्स या तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं या फिर उन्हें शेयर करने वाले। नॉन मेटल्स स्टेबिलिटी पाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं, जिससे उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे एनायन कहते हैं, या फिर वो दूसरे एटम्स के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो मतलब ये या तो लेने वाले हैं या फिर टीम बनाकर खेलने वाले। हमारी जिंदगी नॉन मेटल्स पर ही टिकी है। वो ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, वो कार्बन जिससे पूरी जिंदगी बनी है, हवा में मौजूद नाइट्रोजन, ये सबके सब बेहद जरूरी नॉन मेटल्स हैं। और एटम के लेवल पर इनका बर्ताव मेटल्स से बिल्कुल उल्टा है। इनका सबसे बाहरी शेल लगभग भरा होता है, जिसमें 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पूरे सेट के इतने करीब होते हैं कि ये उस स्टेबल भरे हुए शेल को पूरा करने के लिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को जोर शोर से ढूंढते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरीन। इसका बाहरी शेल पूरा होने से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दूर है। इसे बस एक और इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है।
जैसे ही इसे वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ये एक स्टेबल नेगेटिव चार्ज वाला क्लोराइड आयन यानी Cl- बन जाता है, जिसके पास अब एक परफेक्ट भरा हुआ बाहरी शेल है। ठीक है, ये सब तो हुई एटम की कहानी, पर इससे हमारी असल जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? ये क्लासिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब थ्योरी से असलियत की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि एटम के लेवल पर ये जो लेन देन होता है ना, इलेक्ट्रॉन देना या लेना, वही उन सभी चीज़ों को तय करता है जो हम असल दुनिया में देखते हैं। तांबा अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतनी आसानी से देता है कि वो आज़ादी से बह सकते हैं, और यही चीज़ उसे बिजली के तारों के लिए परफेक्ट कंडक्टर बनाती है। एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन साथ ही एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो उसे हल्का और जंगरोधी बनाती है, हवाई जहाज़ों के लिए एकदम सही। और ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी तेजी से लेता है कि उन्हीं केमिकल रिएक्शन से हमें जिंदा रहने की एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन देने की यही आदत ये भी तय करती है कि किसी मेटल को उसकी कच्ची धातु यानी अयस्क से निकालना कितना मुश्किल होगा। सोडियम जैसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स दूसरे एलिमेंट से इतनी मजबूती से चिपके होते हैं कि उन्हें अलग करने के लिए बिजली का जोरदार झटका देना पड़ता है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। वहीं लोहे जैसे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को कार्बन के साथ गर्म करके अलग किया जा सकता है। और सोना, अरे सोना तो इतना अनरिएक्टिव है कि वो अक्सर कुदरत में बिल्कुल अकेला अपने शुद्ध रूप में ही मिल जाता है। तो अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी हैं। ये क्लासिफिकेशन असल में केमिस्ट्री के कई दूसरे राज खोलने वाली चाबी की तरह है। और देखिए, इससे एक बड़ी जबरदस्त चेन बनती है। सब कुछ एक आसान से सवाल से शुरू होता है, कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल? इस जवाब से हमें पता चलता है कि वो बॉन्ड कैसे बनाएगा। क्या वो इलेक्ट्रॉन देकर आयोनिक बॉन्ड बनाएगा या शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड? और फिर इसी से हमें ये भी पता चल जाता है कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैसा कंपाउंड बनाएगा। ये एक पावरफुल चेन है जो एक ही सिंपल आइडिया पर टिकी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये बंटवारा सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। ये एक ऐसी चाबी है जो हमें एलिमेंट्स के बर्ताव को समझने में मदद करती है, उनके बॉन्ड बनाने के तरीके से लेकर उन टेक्नोलॉजीज तक जो हम उनके साथ बना सकते हैं। और आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल। जैसे जैसे हम साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की ये बुनियादी लकीर नए मटेरियल्स और भविष्य की टेक्नोलॉजी को कैसे आकार देगी, जिसके बारे में आज हम शायद सोच भी नहीं सकते। इस पर सोचिएगा जरूर।